नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का चौथा लेक्चर। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में आपको थोड़ा बहुत आपको देखने में या आपकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो शायद ठीक ना हो, क्योंकि इस वीडियो को मैंने कंप्रेस किया है, जिसके कारण शुरू का आधा 1 मिनट जो है वीडियो आपको शायद क्लियर ना दिखे, पर बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को ना छोड़ें और आगे जो है क्वालिटी बिल्कुल बराबर रहेगी, इसलिए आगे उसको पूरा देखें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्वागत करता हूं मैं आज के लेक्चर में। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले 3 लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। वो दरअसल 30 क्वेश्चन नहीं है, वो करीबन आपके 100 क्वेश्चन से भी ऊपर हैं, क्योंकि जो मैंने आपको उसमें बताया है, जो बातें बोली हैं, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में सीधे उठ के आती हैं। मैंने हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करा है कि उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने वो क्वेश्चंस निकाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में दिखाए आएंगे, या फिर वो जो मैंने बोला है उसी के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इन लेक्चर्स को छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि मुझे कंप्यूटर आता है, मैं आराम से कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर आजकल ऑप्शन ऐसे आने लगे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आप वो आंसर गलत कर सकते हैं। ये नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। अगर आपको आता है, आपने टिक किया, 2 सेकंड में आप आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं और पूरे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी यूजुअली मीन। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, राइट। मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। आपको ये एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। एक मेमोरी हायरार्की आपको बता ही देता हूँ मैं, देखिएगा, देख के इसको याद कर लीजिएगा। 1 KB जो होता है वो होता है 1024 बाइट्स। उसके बाद 1 मेगाबाइट आता है, वो कितना होता है 1024 KB। फिर 1 GB यानी गीगाबाइट आता है, ये भी होता है 1024 MB। फिर आता है आपका 1 TB 1 टेराबाइट, जो कि होता है 1024 GB। फिर आपका होता है 1 PB, इसको हम लोग कहते हैं पेटाबाइट, ये होता है 1024 TB। अब देखेंगे ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। इसलिए आप ये समझ जाइए, ये आप याद भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये बहुत ही इजी है, आप ध्यान से याद कर लीजिए। और मैक्सिमम लोग जानते भी हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। जिनको नहीं पता है वो इसको याद कर लें, बहुत इजी है। कोई ना कोई क्वेश्चन मैच कर ही जाता है जनरली, पर ये क्वेश्चन यही आता है। MB GB तक ही पूछता है या TB तक ही पूछता है। PB पेटाबाइट कम देखा है मैंने जो पूछा गया हो। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जो आप हाथ में आपने पकड़ा हुआ है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई कंप्यूटर जिसको आपने हाथ में यूज कर रखा है, ये हाथ में आप उसको पकड़ के यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो मैं आपको बता देता हूं पहले, ये है, इसका पहले यहाँ टिक कर देता हूँ, किलोबाइट। इसका होगा PDA। अब PDA की फुल फॉर्म क्या होती है लिख लीजिएगा, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब दोस्तों PDA होता क्या है? ये एक हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ा जाने वाला कंप्यूटर ही तरह का है, जिसको आप कभी पॉकेट में भी कन्वीनियंटली रख सकते हैं, या आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। जब उसको हाथ में पकड़ के आप उसको आराम से यूज भी कर सकते हैं। यही होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, देखिए आजकल जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो PDA में यूज हो रहे हैं ज्यादातर, वो कौन से होते हैं? वो विंडोज CE होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लिख देता हूं OS, विंडोज CE, या आपका इपॉक करके आता है, EPOC, इपॉक। ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये PDAs में, ये PDA है, इसमें यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा मोबाइल फोन में सिम्बियन सिस्टम, ये सब काफी सारे आते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ज्यादातर विंडोज CE और इपॉक यूज होते हैं। ठीक है, अगला आप देखिए, ऑप्शन में देखेंगे, आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है मैंने, सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर क्या होता है? इसकी जो है ना कंप्यूटिंग लेवल, जो कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई लेवल कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर PC यूज़ करते हैं।
उसके कंपैरिजन में सुपर कंप्यूटर की पावर जो होती है कंप्यूटिंग की, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसमें हम एक चीज़ आपको, मैं जो काम की चीज़ क्या है, ये इसकी हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग होती है, वेरी हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग। दूसरा क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है वो कैसे नापी जाती है, फ्लॉप्स में, FLOPS। अभी चाइना ने बनाया है, जिसकी हाईएस्ट मेरे ख्याल से 93 पेटा फ्लॉप्स करके है शायद उसका, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। शायद मैं आपको बता रहा हूँ कि पेटा फ्लॉप्स 93 अभी जो रिसेंट डेवलप हुआ है वो बोल रहा हूँ मैं आपको। सुपर कंप्यूटर जो स्पीड होगी वो फ्लॉप्स में मेजर कर रही होगी। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तरह से कंप्यूटिंग ही है कि जो ये है कंप्यूटिंग के तौर पे बता रखा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। इसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा होती है सुपर कंप्यूटर की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग। अगला आप ऑप्शन देखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर क्या आता है, आप सभी जानते हैं, जो क्या आपके पर्सनल यूज़ के लिए, या यूज़र जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन जनरल पर्पस यूज़ के लिए, तो वो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करेगा। एक लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप आप सभी जानते हैं क्या होता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टेबल पीसी। पोर्टेबल पीसी कौन सा है, लैपटॉप। इसको हम लोग पोर्टेबल पीसी भी कह सकते हैं, या इसको नोटबुक भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी आता है, नोटबुक भी पूछता है, ठीक है। पोर्टेबल पीसी क्या है, लैपटॉप, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, चार्जर ले जाइए, कहीं पे भी लगा दीजिए, पोर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रखा है मेन फ्रेम। अब ये मेन फ्रेम क्या होता है, ये तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि प्राइमरी यूज जो होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं और क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। जैसे आपका बहुत सारे कुछ डेटा प्रोसेसिंग, बहुत ज़्यादा है आपका डेटा है, उसका प्रोसेसिंग करना है। जैसे मान लीजिए आपका ये सेंसस अभी हमारा हुआ था, उसका जो प्रोसेसिंग करना है, उसमें जितने भी लोगों का डेटा है वो उसको प्रोसेस करना है, तो मेन फ्रेम उसमें यूज़ हो जाता है। या किसी एंटरप्राइज का कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करना है, रिसोर्सेज किस तरह के, किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज देने हैं, कैसे देने हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो उसमें यूज आते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है मेन फ्रेम में, ये क्या होता है, डैश आर कंप्यूटर्स यूज्ड प्राइमरीली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो कंप्यूटर यूज करती हैं फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस, वो कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, ध्यान रहेगा दोस्तों। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ कंप्यूटराइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स। देखिए, कोई भी कंप्यूटराइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, हार्डवेयर चाहिए, उसके मान लीजिए स्टोरेज चाहिए होगा, जिसमें आपको सारा का सारा डेटा जो स्टोर करना है। और स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, डेटा पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, डेटा चाहिए। तो ये डेटा फैक्ट्स तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या है, हार्डवेयर, ये सारा का सारा डेटा को आप जब प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलेंगे तो वो उसको स्टोर करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, हार्ड डिस्क हो गया, कुछ भी किसी तरह का भी स्टोरेज मीडिया हो गया, ये सब जरूरत पड़ेगी आपको। फिर सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए आपको DBMS ले लीजिए, डेटाबेस बनाना है, कुछ बनाना है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपको जरूरत पड़ेगी आपको अरेंज करने के लिए। तो एक तरह से तीनों चीजें चाहिए, रॉ डेटा भी चाहिए, उसके बाद आपको प्रोसेस करके रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्रिंटर हो गया। इस तरह का आपको इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑल। मतलब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अ पर्सन हु यूजेज हिज और हर एक्सपर्टीज to gain access to other people's computer to get information illegally or to do damage is a। आप सभी जानते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता दूं क्या होगा, थर्ड होगा, हैकर। आप सब जानते हैं हैकर जो होता है वो क्या करता है, आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी आराम से वो निकाल लेता है इलीगली तरीके से। लीगल तरीका नहीं होता है, वो इलीगल तरीका होता है। वो दरअसल एक तरह से वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी होता है, उसकी जो है कंप्यूटर में एक्सपर्टीज होता है, वो पूरा एक्सपर्ट होता है, पर वो अपना एक्सपर्टीज जो है वो सही कामों में ना लगा के गलत कामों में लगाता है, ताकि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सके और
तो फिर हम उस पर्सन को, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया गया है कि ये इलीगल काम करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट की या पुलिस की हेल्प करने के लिए जो हैकिंग करते हैं तो वो अलग चीज़ है। वो आपका, इसमें भी बहुत तरह के आते हैं, वाइट हैकर्स, ग्रे हैकर्स, वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जानिए कि इलीगल जो है तरीके से किसी, कोई पर्सन अगर किसी दूसरे आदमी के कंप्यूटर को गेन एक्सेस करता है तो वो क्या है, हैकर है। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक ऑप्शन आप देख रहे हैं इंस्टेंट मैसेंजर, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तब भी बता देता हूँ। इंस्टेंट मैसेंजर क्या होता है, कोई भी 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। सपोज आप व्हाट्सएप ही ले लीजिए, आप अगर आपका एक फ्रेंड एक्स है और एक आप हैं, अगर आप 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप एक ग्रुप में ना रह के एक 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं। अब ये स्पैमर क्या होता है, देखिए स्पैम क्या होते हैं कि बेसिकली ये क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट और ये सब एक साथ जो भेजे जाते हैं अलग अलग पर्सनल आईडीज पे या मेल आईडीज पे, नॉर्मल मैसेजेस किए जाते हैं उनको प्राइवेटली, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस तरह से, तो वो स्पैम्स कहते हैं उसको, और जो ये काम करता है वो स्पैमर होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन था, क्या है, पढ़िए इसको। Every device on the internet has a unique dash address, also called as internet address, that identifies it in the same way that a street address identifies the location of a house. दोस्तों इसका आंसर होगा IP एड्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सपोज मान लीजिए आप अगर अपने घर से कंप्यूटर को एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपका क्या है कि आपको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपके आईपी एड्रेस से। आपका एक आपका जो यूनिक जो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, एक तरह से वो क्या है, वो आईपी एड्रेस दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से आइडेंटिफाई हो सकें जो भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे बस बताई गई है कि क्या है, इट इज़ अ आइडेंटिफायर असाइन टू ईच कंप्यूटर। ठीक है, एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। सपोज आप घर में आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो आपको भी एक आईपी एड्रेस मिलेगा उस जो आपका मोबाइल जो है, जो एक्सेस कर रहा है इंटरनेट को, उसको भी एक आईपी एड्रेस मिलेगा। आप पीसी से आप अगर इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, उसको भी एक एड्रेस मिलेगा। तो एक तरह का आइडेंटिफायर है। ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए या डेटा एक्सचेंज करने के लिए, डेटा कम्युनिकेशन किसी तरह का भी इस्टेब्लिश करने के लिए ओवर द इंटरनेट जो हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जो रूल्स यूज करते हैं, वही प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू सर्फ द इंटरनेट इज। देखिए सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करे, क्या कहते हैं, आपका इसमें सर्फ करने में, पहले मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र ले लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन मैंने लिया ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या होता है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है। ये क्या है, एक तरह का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्या करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, क्या चीज को, इंफॉर्मेशन सोर्सेस को ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स को ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑन दी इंटरनेट। कैसे, हम लोग जानते हैं कि हमें कोई भी जो भी रिसोर्सेज हैं, आपका इमेजेस है, टेक्स्ट है, मल्टीमीडिया है, कंटेंट्स हैं, ये सब आपका वेब पे है। तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है वो क्या है, ब्राउज़र। आप देखते होंगे कि हम लोग कहते हैं ना कि गूगल खोल लो या आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करो, वो क्या है, वेब ब्राउज़र्स ही है। तो वो हमारे को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं यूज़र्स को
टू सर्फ द इंटरनेट। ठीक है, तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ब्राउजर। अब इसमें आप और ऑप्शन देख रहे हैं, सर्च इंजन। अभी सर्च इंजन क्या होता है, ये आपने देखा होगा, गूगल, आप google.com खोलते हैं तो ये खुल के आता है विंडो, इसमें आप कुछ टाइप करते हैं तो फिर आपके कुछ रिजल्ट्स, यहाँ रिजल्ट्स आता है कि हर एक पेज का कि ये देखिए ये है, इधर इधर आपको ये चीज कीवर्ड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है ये क्या एक तरह का सर्च इंजन है। आपने कुछ डाला तो वो क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करता है कि कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें उपलब्ध हैं, किस किस वेबसाइट पे। तो ये क्या होता है वेब सर्च इंजन, इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो सर्च करने में हेल्प करता है, क्या, वेब सर्च इंजन। ठीक है, अगला देखिए आईएसपी। आईएसपी के नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या है, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करे वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दरअसल मैं बता देता हूं आपको। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग एंड यूजिंग द इंटरनेट। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं किसको, इंटरनेट को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये दो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, वही 1 2 3 4 5 ये क्या है, नंबर्स है ना, तो न्यूमेरिक है। तो एक बात बताइए, बैंक बैलेंस क्या होता है, कुछ भी अमाउंट होगा तो वो भी न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं। रियल नंबर्स भी क्या है, नंबर्स होते हैं। एग्जामिनेशन मार्क्स भी नंबर्स होते हैं। एड्रेस, एड्रेस जो होता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में आपका कनॉट प्लेस है, वो क्या है, एक तरह का, आप उसको क्या लिखेंगे, लेटर्स में लिखेंगे। तो ये नंबर्स आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा ना, तो एम्प्लॉय एड्रेस इज द नॉन न्यूमेरिक डेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला आप देखिए सवाल, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल्स को, किस फॉर्म में आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फोल्डर में। कहते हैं नहीं कि एक नया फोल्डर बना दो ऐसे करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर। दोस्तों आर्काइव्स क्या होते हैं, मैं इसमें बता देता हूं। आर्काइव्स होता है, याद रखिए ये भी बहुत आता है एग्जाम में, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसको आर्काइव्स कहते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब ये लिस्ट क्या दिख रहा है आपको, और इंडेक्स दिख रहा है, ये लिस्ट और इंडेक्स, ये क्या चीजें हैं दोस्तों, ये आपकी यूज होती हैं, लिस्ट्स, इंडेक्स, ये सब आपकी डीबीएमएस में यूज आती है। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये इंडेक्सिंग, लिस्ट, ये सब कहाँ यूज होता है, आपका डीबीएमएस में यूज होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशंस दैट कंबाइन टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और एनिमेशन। नाम से ही पता है और आप सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया डिवाइसेस कहते हैं ना हम लोग, मल्टीमीडिया। तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को, साउंड को, ग्राफिक्स को, मोशन को, वीडियो को, ये सब क्या आता है, मल्टीमीडिया आता है। दोस्तों ये मैक्सोमीडिया छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता, वीडियो स्केप्स छोड़ दीजिए, फालतू है। एनीग्राफिक्स, एनीग्राफिक्स क्या होता है, डीलिंग जो होता है इसका क्या होता है, डीलिंग विद एडवर्टाइजिंग, ये एनीग्राफिक्स होता है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए। एनीग्राफिक्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है, डीलिंग विद एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डेटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम सब बात भी करते हैं कॉमन इसमें कि अरे यार इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, ऐसे ही कहते हैं ना हम, अरे तुम्हारे पास सीडी है तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, तुम्हारे पास आपका ये है हार्ड ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है, उसका कितना स्टोरेज कैपेसिटी है। तो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, कोई भी स्टोरेज मीडियम हो, चाहे वो डिस्क हो, टेप हो, सीडी हो, डीवीडी हो, आप क्या कहते हैं कि यार उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम का अगर हमें कैपेसिटी बताना है तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, आपका आंसर हो जाएगा कैपेसिटी, कि भाई कैपेसिटी इंडिकेट्स हाउ मच अ डाटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। ठीक है, हम ये नहीं कहते द स्टोरेज क्या है इसका, द स्टोरेज इंडिकेट्स, नहीं, हमेशा कैपेसिटी, उसकी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है अपने अंदर किसी भी चीज को स्टोर करने की। ठीक है,
तो ये हम इसको कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कई लोग इसको आंसर स्टोरेज मार देते हैं, वो गलत है। इसका आंसर कैपेसिटी होगा। ठीक है, हमेशा कैपेसिटी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा, आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मैं वादा करता हूँ आपसे और अच्छी वीडियोस लेता आऊँगा, चाहे वो मैथ्स की हो, क्वांट की हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं जो लोगों को लगता है थोड़े मुश्किल हैं या छोड़ देते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मैं उसको बहुत ही इजी तरीके से भी समझाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल आप मार्क्स जो है वो पूरे नंबर ला सकें, और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। अभी धीरे धीरे मुझे समय दीजिए, मैं धीरे धीरे जॉब के बाद आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर मैं वादा करता हूं मैं जल्द से जल्द आपका कोर्स ख़त्म करूंगा और अच्छी वीडियोस पूरी रिसर्च के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ लेके ज़रूर आऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अभी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक पढ़ते रहें और बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।